चलिए आज हम टॉपिक शुरू करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हमने देखा कि इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को बेसिकली टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला था हिमालय और दूसरा था पेनिनसुला। हिमालय में हमने थ्री रिवर सिस्टम को पढ़ा। सबसे पहले इंडस को पढ़ा, देन गंगा को पढ़ा, देन ब्रह्मपुत्रा को पढ़ा। ठीक है, ये थ्री रिवर सिस्टम्स थे इंडिया के, जिसमें सबसे बड़ी थी गंगा, है ना, इंडिया के बेसिस पे, वरना सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है। अब हम पेनिनसुला की बात करेंगे। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे। हम देखेंगे ऐसी रिवर्स के बारे में जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में ऑरिजिनेट होती हैं और वहां पे फ्लो करती हैं। ठीक है, ड्रेनेज उनका पेनिनसुलर रीजन में है। तो पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारे इंडिया का सबसे ओल्डर ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। क्यों? क्योंकि जो पेनिनसुलर रीजन था बेटा, वो हिमालय तो अभी ऑरिजिनेट हुआ, पेनिनसुलर रीजन तो जब तब का पार्ट है जब इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ी हुई थी, है ना। इसके हमें एविडेंस मिलते हैं कि हमारे यहाँ पे काफी चौड़ी और काफी बड़ी ग्रेडेड शॉलो वैलीज हैं। यानी जो वैलीज हैं वो बहुत बड़े स्केल पे ग्रेडेड है, टूटी हुई है ना, और शैलो है, बहुत डीप नहीं है, शैलो है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि यहाँ पे कि यहाँ की जो रिवर्स है वो मैच्योरिटी पर है, यानी अब वो अपने रास्ते नहीं बदल रही, है ना, ज्यादा कोस्ट को काटती नहीं है, मतलब अपने किनारों को काटती नहीं है, एरोजन एक्टिविटी कम है इनकी। तो पता चलता है कि मैच्योरिटी पे गेन कर चुकी है। जबकि हिमालयन रिवर्स अभी मैच्योर नहीं है, यंग फेज पर है ना, अभी उनके पानी की स्पीड बहुत तेज है बहने की। वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है वो बेटा वाटर डिवाइड का काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारा साउदर्न इंडिया ले लो अगर, तो ये वेस्टर्न घाट है, ये क्या करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। इसके इधर की तरफ जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और इसके इधर वेस्ट साइड की जो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न घाट है, जिसको हम सह्याद्री कहते हैं बच्चों, ये क्या काम कर रहा है, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक है, इस रीजन में मोस्ट ऑफ द, यस बेटा, बेटा वाटर शेड रीजन होता है जहां से छोटे छोटे चैनल्स निकलते हैं। आप एक काम करना, यूट्यूब की जो फर्स्ट वीडियो है, यूट्यूब पे जाना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसमें चेक कर लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जबकि वाटर डिवाइड एक जमीन होती है जो दो अलग अलग तरीके के रिवर सिस्टम को डिवाइड करने का काम करती है, वो कहलाती है वाटर डिवाइड। ठीक है, वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड वो जगह होती है जहाँ से छोटे छोटे चैनल्स, रेल्स और रिवलेट्स निकलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल एंड स्मॉल रिवलेट्स ज्वाइनिंग द अरेबियन सी, मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ज्यादातर, ठीक है, सभी की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर जो हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। तो नर्मदा और तापी की बात करें, नर्मदा एंड तापी, ये दो हैं जो वेस्ट की तरफ जाती है। इसके अलावा कुछ और रिवर्स की बात करते हैं, जैसे चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतबा हो गई, केन और सोन। ये 5 ऐसी छोटी रिवर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, है ना। ये ऐसी रिवर्स हैं जो कि पेनिनसुला के नॉर्दर्न पार्ट में ओरिजिनेट करती हैं, लेकिन ना तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ना ही ये अरेबियन सी में जाती हैं। ये बहती हैं नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में गंगा सिस्टम से जाके मिलती हैं। चाहे कुछ ये चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी बनती हैं, और सोन डायरेक्टली गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज की, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है, अभी ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर बता रहा हूँ जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, उसमें महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, है ना। इनका जो चैनल है वो फिक्स्ड है, पेनिनसुलर रिवर्स का, ये अपना मतलब रास्ता नहीं बदलती, मिएंडर फॉर्मेशन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये जो जिस एरिया में बहती है वहाँ हार्ड रॉक्स है। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ना, वो हार्ड रॉक का है, तो इसीलिए यहाँ पर हार्ड रॉक होने की वजह से इरोजन एक्टिविटी कम है, तो यहाँ पे मिएंडर्स नहीं बनाती, है ना। ये नॉन पेरिनियल है। नॉन पेरिनियल मतलब पूरे साल नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? क्योंकि मानसून की वजह से ऑरिजिनेशन हो रहा है। पेनिनसुला में कोई हमारे ग्लेशियर्स वगैरह थोड़ी ना है जो पूरे साल बर्फ पिघलेगी और पूरे साल नदी बहेगी। पेनिनसुलर इंडिया में क्या चल रहा है, पेनिनसुलर इंडिया में ये जो जितनी भी नदियां हैं, हमने जितनी भी नदियों की बात करी है, ये बारिश की वजह से इनमें पानी आता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन की वजह से पानी आता है, तो एक पर्टिकुलर सीजन में तो बारिश होगी ना, तो उस सीजन में इनके पास पानी होगा, और जैसे ही वो सीजन ऑफ होगा तो पानी सूख जाएगा। जबकि नर्मदा और तापी की बात करते हैं, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां हैं, जो कि एक्सेप्शन है, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में बहती हैं, एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा बनाती नहीं है, है ना। इसलिए अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसके पीछे 3 प्रोसेसेस हैं जो काम करती हैं। ठीक है, पहली प्रोसेस समझते हैं बच्चों। देखो, पहली प्रोसेस क्या थी, ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। इसका जो वेस्टर्न वाला रीजन था, ये समुद्र के नीचे डूब गया।
इसने क्या करा, यहाँ की जो रिवर्स थी उन रिवर्स के बहने पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। दूसरा था यहाँ पर हिमालय ओरिजिनेट हुआ, तो जब ये वाली जमीन ऊपर की तरफ को उठी तो इसकी वजह से यहाँ पर फोल्ड्स पड़ गए। ये फोल्ड्स ही सतपुड़ा और विंध्या रेंज बने, जिनके बीच में से हमारी नर्मदा रिवर बहती है और तापी रिवर बहती है यहाँ से। ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये पड़ा कि जब ये हमारा हिमालय ऊपर की तरफ उठ रहा था तो हमारा पेनिनसुला का भी ऊपर की तरफ हल्का सा उठना हुआ, और इस तरीके से हुआ कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये ऊपर उठ गया और साउथ वेस्ट की तरफ इसका स्लोप बन गया, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये ऊपर उठ गया। इसीलिए जितना भी नदियां हैं वो सब इस डायरेक्शन में बहती हैं ज्यादातर ऐसे करके। ठीक है। तो तीन यहाँ पर तीन प्रोसेसेस चली। सबसे पहली प्रोसेस थी हमारा जो वेस्टर्न पार्ट था, जो हमारा वेस्टर्न फ्लैंक था, उसका नदी समुद्र में डूब जाना। दूसरा था हिमालय के अपहीवल की वजह से यहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक का बनना, जिसकी वजह से फॉल्ट्स में नदियां बहती हैं, नर्मदा और तापी बेसिकली। तीसरा था पेनिनसुलर ब्लॉक का नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ टिल्ट कर जाना। ठीक है। इन तीन प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पर जो नदियां हैं वो उनका एवोल्यूशन हुआ। अब बात करते हैं रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। ठीक है। अब हम अपने पेनिनसुलर ड्रेनेज की रिवर्स की बात करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग रिवर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अलग पेन का, ताकि आप लोगों को अलग अलग नदियों के बारे में बता सकूं। सबसे पहली नदी है महानदी। ठीक है बच्चों, आपको अगर जब भी ये चीज पढ़नी हो, ठीक है, जब भी आपको रिवर्स पढ़नी हो, तो आपको बच्चों एक चीज, तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लो। ठीक है, ध्यान से, है ना, बुक से ज्यादा आप उस एटलस की हेल्प ले सकते हो। दूसरी चीज है, जब भी मैं आपको रिवर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको महानदी के बारे में, तो ये रहा महानदी, ये रही महानदी। तो आपको ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है, मैप में देखते देखते। जैसे आपको जब मैं गोदावरी पढ़ाऊंगा तो आपको गोदावरी का ध्यान रखना है कि गोदावरी कहाँ से कहाँ की तरफ बह रही है। फिर कृष्णा की बात करेंगे तो ये रही कृष्णा रिवर। इसी तरीके से कावेरी, ये रही कावेरी रिवर। ये रही नर्मदा रिवर। ये रही तापी रिवर। तो आपको मैप को देखते देखते याद करना है, ताकि आपको बेसिकली याद रह सके चीज। जैसे मैंने आपको बताया था अभी बच्चों, चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी बन रही है ऊपर जाकर, जबकि सोन डायरेक्टली गंगा में मिल रही है। ये सब कुछ कब याद होगा, जब आप मैप देखते देखते पढ़ोगे चीज। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको पढ़ने के लिए मैप का यूज जरूर करना। ठीक है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। और इसमें भी अगर हो सकता हो बेटा, अगर ऐसा हो तो आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लेना। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। चले, अब हम शुरू करते हैं अपनी रिवर्स के बारे में, कि पेनिनसुलर रिवर में सबसे पहले हमने पढ़ा महानदी के बारे में, कि महानदी के बारे में जानते हैं अब हम। तो महानदी, जो नदी है ये छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक जगह है सिहावा, सिहावा से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये ओडिशा में जाती है, और ओडिशा में जाकर बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है, पानी को गिराती है। इसी महानदी पर सबसे इंपॉर्टेंट एक डैम है, जिसका नाम आप लोग बताओगे, कोई किसी को पता है? हाँ, वेरी गुड बच्चों। इस नदी पर हीराकुंड डैम है, जो कि हमारे यहाँ का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, सबसे बड़े डैम में उसका नाम है। ये नदी का जो लंबाई है 851 किलोमीटर की है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। तो कंपेरेटिवली छोटी नदी है। इस नदी की अगर हम बात करें नेविगेशन की, नेविगेशन मतलब जिस इतना रास्ता जिसको बोट की मदद से पार किया जा सकता हो, तो ऐसा सिर्फ इसके लोअर कोर्स में होता है। यानी जब ये समुद्र में गिरने वाली होती है ना, तो वो वाला कोर्स, लोअर कोर्स की तरफ ही हम इसे नेविगेट कर सकते हैं। इसका जो 53% एरिया है, मतलब नदी का जो वो रीजन है, वो मध्य प्रदेश में लाई करता है ना, इसका बेसिन। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जबकि मेनली 47% इसका बेसिन ओडिशा में है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं बच्चों, दूसरी जो कि मतलब साउदर्न इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसका नाम है गोदावरी। बच्चों, गोदावरी को किस किस नाम से जानते हैं? देखो, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में गंगा की इंपॉर्टेंस है ना, गंगा एक कल्चरल और बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है ना, इसका बहुत रिलीजियस वो है इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से सेम गोदावरी है। गोदावरी की कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको साउथ में बहुत पवित्र नदी माना जाता है। तो एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि हमारे साउदर्न इंडिया की गंगा हो गई। ठीक है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया की सबसे लंबी रिवर गंगा है, इसी तरीके से साउदर्न इंडिया की यानी पेनिनसुलर रीजन की सबसे लंबी रिवर गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा,
एल्डर गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती है। इसके बाद ये अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में जाके गिराती है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बहती है। इसका जो लंबाई है, ये साउदर्न इंडिया की सबसे लंबी है, 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका एरिया इंडिया के एरिया के 10% के लगभग है, यानी 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके बेसिन की बात करते हैं तो मेनली ये महाराष्ट्र में है, यानी 49% महाराष्ट्र में है, 20% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है, और बाकी बचा हुआ हमारा अगर हम देखें 31% तो वो आंध्र प्रदेश में है। अगर कंपटीशन के बेसिस पर इसकी ट्रिप वो इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम, इसके बाद दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में पेन गंगा, देखो गंगा है ना, इसको बूढ़ी गंगा बोल रहे हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, है ना, और मंजरा, ये चार इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी में काफी ज्यादा बाढ़ आती रहती है इसके लोअर रीचेस में, यानी जब ये समुद्र में जाने वाली होती है तब उस समय पे यहाँ पे थोड़ी सी बाढ़ आती है, खासतौर पे पोलावरम के साउथ में, जब वही पोलावरम में पहुंचती है। यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर गॉर्ज बनाने का काम करती है। और इसके बाद जब ये राजमुंदरी के बाद पहुंचती है तो राजमुंदरी के बाद क्या करती है, ये अलग अलग ब्रांचेस में बट जाती है और वहां पर जाकर ये अपना डेल्टा बनाती है, जिसे हम गोदावरी डेल्टा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी ईस्ट की तरफ, वो सारी अपना डेल्टा बनाएंगी, जबकि जो रिवर वेस्ट में अरेबियन सी में जाके गिरेंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में बह रही हैं, इसलिए वो एस्चुरी बनाएंगी। ठीक है, एस्चुरीज का मतलब होता है मुंह, नदी का मुंह, यानी चौड़ा सा रीजन जहां से नदी क्या करती है, समुद्र में गिरती है। तो अब हम बात करते हैं साउदर्न इंडिया की दूसरी इंपॉर्टेंट, मतलब देखो सबसे लंबी नदी हो गई गोदावरी, इसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करते हैं जो कि है कृष्णा नदी। ठीक है बच्चों, याद रखने की बात क्या है कृष्णा की, देखो जो कृष्ण जी थे हमारे, कृष्ण जी ने एक नाग के सर पे डांस किया था, याद है सबको, यमुना में एक नाग रहता था काला नाग के नाम से, उसके ऊपर डांस किया था। तो हमें याद रखना है नाग से वो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो डैम है वो कृष्णा नदी पर है। ये बात याद रखना, कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है, इस रिवर की ये इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरा इसका कॉन्फ्लिक्ट, अब आपको ये बताना है कि कोई दो स्टेट जिसमें कृष्णा के पानी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये आपको ढूंढ के बताना है। ये पेनिनसुलर रिवर में सबसे सेकंड सबसे लार्जेस्ट रिवर है जो ईस्ट की तरफ बहती है। ये सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर के पास से ऑरिजिनेट होती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। बच्चों देखो, उसकी लंबाई 1465 थी, इसकी 1401 है, यानी सिर्फ 64 किलोमीटर छोटी है। इसके बाद बच्चों इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कृष्णा को कोई नहीं हरा सकता, तो कोई ना हरा पाया कृष्णा को, तो कृष्णा की पहली ट्रिब्यूटरी हो गई कोयना। दूसरी ट्रिब्यूटरी जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसका नाम है तुंगभद्रा। हम जो वो पढ़ेंगे डायनेस्टी के नाम पढ़ेंगे, विजयनगर डायनेस्टी, जिसको हरिहर और बुक्का ने 1336 में एस्टेब्लिश करा, वो इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे करा। ठीक है, तीसरी नदी है भीम। ठीक है, तो भीमा, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो 27% इसका महाराष्ट्र में है, सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटका है तो 44% कर्नाटका में है, और बचा 29% आंध्र प्रदेश में है। फिर बात करते हैं कावेरी नदी की, ये चले गए अब हम कहाँ पर, केरला में। ठीक है, केरला कर्नाटका वाले रीजन में चले गए, केरला का बहुत छोटा सा हिस्सा है लेकिन कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि कोगालू डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका में, वहां से ऑरिजिनेट होती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। कैचमेंट एरिया भी 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का है बस, तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर बात करें इसके अपर कैचमेंट एरिया की, बच्चों देखो जरा ध्यान से देखना, ये ऐसे करके ऑरिजिनेट हो रही है कुछ यहाँ पर। तो जब इसका अपर ये वाला रीजन है, यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो यहाँ पे बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे पानी रहता है। जिस समय पर ये रिट्रीटमेंट होता है मानसून का, तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो इसके लोअर रीजन में बारिश कर देता है। तो इसके अपर कोर्स और लोअर कोर्स दोनों कोर्स को बारिश का पानी मिलता है, इसी वजह से इस नदी में पानी पूरी साल बना रहता है। ठीक है, इस नदी में पानी पूरी साल रहता है, और इस नदी में फ्लक्चुएशंस भी, यानी पानी के ज्यादा होने या कम होने के फ्लक्चुएशंस भी बहुत कम है।
पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरेटिवली। इस रिवर के कैचमेंट एरिया की बात करें तो 3% इसका केरला में है, वहां पे थोड़ी कम है, 41% कर्नाटका में है और 56% इसका तमिलनाडु में है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो काबिनी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, भवानी और सबसे इंपॉर्टेंट अमरावती, अमरावती इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर ये तो हो गई ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर्स, ठीक है, जिसमें हमने कौन कौन सी पढ़ ली बच्चों? सबसे पहले महानदी पढ़ी, फिर गोदावरी पढ़ी, फिर हमने कृष्णा पढ़ी, फिर कावेरी पढ़ी। ये चार हो गई ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट की तरफ बहने वाली रिवर्स की बात करेंगे तो नर्मदा, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, है ना, विंध्य रेंज पर, जहां से ऊपर की तरफ जाती है बेटा सोन, वेस्ट की तरफ जाती है नर्मदा और ईस्ट की तरफ जाती है महानदी। तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू के वेस्टर्न फ्लैंक से ओरिजिनेट होती है, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर की है। ये रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली, इसके ऊपर विंध्य रेंज है, नीचे सतपुड़ा रेंज है, तो बीच की रिफ्ट वैली में बहती है। इसीलिए इस नदी की जो स्पीड है पानी को बहाने की वो बहुत तेज है ना, इतनी तेज है कि ये वहां पर कटाव बहुत ज्यादा करती है, इरोजन एक्टिविटी बहुत ज्यादा करती है, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर गॉर्जेस बनाती है, ठीक है, देखने लायक गॉर्जेस बनते हैं मार्बल रॉक पर। इसके अलावा स्पीड तेज होने की वजह से और रिफ्ट वैली में बहने की वजह से इस पे लगातार वाटरफॉल्स भी काफी बनते हैं, जिसमें धुआंधार धुआंधार वाटरफॉल जो कि जबलपुर के पास में है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। बेटा याद रखना, जिस नदी के बहने की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उस नदी पर उतने ही ज्यादा डैम बनाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अपने तेज रफ्तार की वजह से ही नर्मदा नदी के ऊपर एक भारी संकट आ गया है। वो संकट है इसके ऊपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। इसके ऊपर बहुत सारे मेगा और माइक्रो, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट्स और माइक्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी बहुत सारे डैम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नर्मदा का जो एक्चुअल जो स्पीड थी, एक्चुअल जो चैनल था, वो काफी डिस्टर्ब हो गया या हो जाएगा। इसी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह भी चले, ताकि उसके ऊपर जिन डैम्स वगैरह को कम किया जा सके। ये 1312 किलोमीटर चलने के बाद अरेबियन सी में जाके गिरती है, वहां पर भरूच के साउथ में जाके गिरती है। गिरने से पहले ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है बच्चों? देखो जरा ध्यान से देखना, जब मान के चलो ये नदी बहती हुई आ रही है, ये नदी बहती हुई आ रही है, जब ये यहाँ पे समुद्र है, जब ये समुद्र में आने वाली होती है तो यहाँ पर ये क्या करती है, काफी चौड़ा सा रास्ता बना देती है, कंपैरेटिवली एक चौड़ा मुंह बना देती है जहां से समुद्र में गिरती है, तो इसी को हम बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। तो यहाँ पे 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी बनाती है। इसका कैचमेंट एरिया 98,796 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इस पर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इस पर बन रहा है। अब आपको जो पता करना है वो ये, जो कंपटीशन बहुत पूछेगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है किस स्टेट में है, और आपको ये मुझे बताना है। वेस्ट की तरफ बहने वाली सेकंड सबसे लंबी नदी है वो है तापी, इसको तप्ती या तापी के नाम से जाना जाता है। वेस्ट की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे लंबी रिवर है, ये मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका ड्रेनेज एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये मेनली महाराष्ट्र में बहती है, 79% इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में है, बाकी कुछ बचा कुचा 6% गुजरात में है। अब इन सब के अलावा अब हम बात करते हैं लूनी नदी की। याद रखिएगा, लूनी नदी इकलौती नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट इकलौती नदी है इसकी राजस्थान की डेजर्ट रीजन की। ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है हमारे राजस्थान का, जो कि अरावली रेंज के वेस्ट में बहती है। पुष्कर के पास ये ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, दो हेड स्ट्रीम होती है। एक है सरस्वती, छोटी नदी है सरस्वती, दूसरी साबरमती, जिसमें गांधी जी का आश्रम था। साबरमती और सरस्वती दोनों छोटी छोटी हेड स्ट्रीम्स है, जो कि गोविंदगढ़ में जाके मिल जाती हैं, और उसके बाद लूनी नदी बनती है। ये नदी बेटा अरावली से निकलती है ना, और फिर ये लूनी ने कहलाती है, इसके बाद में अरावली के बाद से लूनी कहलाती है। ये शुरू में वेस्ट की तरफ बहती है, तिलवाड़ा तक ये वेस्ट की तरफ जाती है। इसके बाद जाकर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है और रन ऑफ कच्छ में जाने लगती है, ज्वाइन कर लेती है। ये एक एफीमेरल नदी है। एफीमेरल मतलब ऐसी नदी जो पूरे साल नहीं बहती, यानी बीच में गायब हो जाती है।
ठीक है, पूरी तरीके से सूख जाती है। ये हो गया हमारा बेटा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम कुछ छोटी-छोटी नदियों की बात करेंगे जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।